हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमिट। आई एम मुस्कान मंध्यान, यू लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का क्या रिलेशनशिप है अदर सोशल साइंसेस के साथ, बाकी सोशल साइंसेस के साथ, राइट। और इसका एक दूसरा टाइटल भी है इंटरफेस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड अदर रेलिवेंट डिसिप्लिन्स। ये पार्ट 2 है वीडियो का। पार्ट 1 ऑलरेडी बना दिया है, आई बटन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा उसका लिंक। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल के प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए, अगर जरूरी लगे तो नोट्स बनाते रहिए। लेट्स स्टार्ट। सो पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी के बीच क्या रिलेशनशिप है वो देखते हैं पहले। साइकोलॉजी बेसिकली डील करती है ह्यूमन बिहेवियर के साथ और हमें बताती है कि ह्यूमन उस बिहेवियर के साथ कैसी एक्टिविटीज कमिट करता है, राइट। अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो कोई इंट्रोवर्ट की क्या एक्टिविटीज रहती हैं, कोई अगर एक्सट्रोवर्ट है तो एक्सट्रोवर्ट की क्या एक्टिविटीज रहती हैं, राइट। तो ये इंसान की इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एक्टिविटीज के बारे में हमें बताती है और ह्यूमन माइंड को एनालाइज करती है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट में ये चीज लिखी है कि जो साइकोलॉजी है वो हमें जो ग्रुप्स रहते हैं ना डिफरेंट, जो हम ग्रुप्स डिफरेंट ज्वाइन करते हैं, ह्यूमंस अकेले नहीं रह सकते यार, ठीक है। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, राइट। इसीलिए वो डिफरेंट ग्रुप्स को भी ज्वाइन करता है। तो साइकोलॉजी हमें ये भी बताती है कि अलग अलग ग्रुप्स का क्या इफेक्ट पड़ता है इंडिविजुअल्स के ऊपर, राइट। बिकॉज इंडिविजुअल अकेले नहीं रहता है, उसका एक्चुअल जो बिहेवियर निकल कर आता है हमारे सामने वो दूसरे इंडिविजुअल्स की वजह से ही आता है। जब मैं किसी के साथ इंटरैक्ट करूंगी, ठीक है, जब मैं किसी के साथ बात करूंगी, अब तभी मुझे एनालाइज कर पाओगे, तभी मुझे जज कर पाओगे, राइट। तो इसी वजह से जब वो इंडिविजुअल बाकी ग्रुप में इन्वॉल्व होगा, ठीक है, तभी हम उसका बिहेवियर समझ पाएंगे। इसीलिए साइकोलॉजी ऑल्सो इंक्वायर्स इनटू द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप इन्वॉल्वमेंट्स ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स में जब इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है तो उसके बिहेवियर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या असर आता है, वो भी ये एनालाइज करती है। इसी वजह से हमारे सामने एक स्पेशल ब्रांच निकल कर आती है साइकोलॉजी की, जिसे हम सोशल साइकोलॉजी कहते हैं। अब साइकोलॉजी का क्या इफेक्ट है पॉलिटिकल साइंस पर वो देख लेते हैं। साइकोलॉजी एक तरीके से फाउंडेशन है यार पॉलिटिकल साइंस की, राइट। साइकोलॉजी हमें पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बताती है, बिहेवियर के बारे में बताती है लोगों के, ठीक है, जो कि बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा समझना अगर साइकोलॉजी नहीं रहती तो। लोगों की पॉलिटिकल लाइफ समझना इम्पॉसिबल हो जाता अगर साइकोलॉजी हमारे साथ नहीं होती तो। किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की सक्सेस यार डिपेंड करती है कि उसके इंडिविजुअल्स कैसे हैं, राइट। जो हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, जो लेजिस्लेचर है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, वो कितने सक्सेसफुल होंगे वो डिपेंड करता है कि उन ऑफिसर्स को कौन होल्ड कर रहा है, ठीक है। वहां पर बैठे इंडिविजुअल्स के पास कौन सी ताकत है या वो कितने स्ट्रांग हैं डिसीजंस लेने में। तो ये चीज हमें कहां से पता चलेगी पॉलिटिकल साइंटिस्ट को? ये चीज पॉलिटिकल साइंटिस्ट को पता चलेगी सोशल साइकोलॉजी की वजह से, राइट। पार्लियामेंटेरियंस का नेचर कैसा होगा, ठीक है, किस तरीके की उनकी साइकोलॉजी होगी, ठीक है, किस तरीके का उनका नेचर होगा, उसको एनालाइज करती है साइकोलॉजी। इसी से हमें पता चलता है किस तरीके के लॉज होंगे हमारी कंट्री में, राइट। किस तरीके के लॉज बनाए जाएंगे पार्लियामेंट में, किस तरीके के लेजिस्लेशंस होंगे, वो इसी से पता चलता है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस, जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, उनका नेचर कैसा है। और जो आपको ये चीजें पता चलती है, आपने देखा है कि जो वोट का रिजल्ट आने से पहले हमें बताया जाता है कि देखा जा रहा है कि भाजपा शायद आगे निकल जाए, शायद कांग्रेस आगे निकल जाए, वॉटेवर ऐसे न्यूज चैनल्स में आता रहता है ना, कि ये पार्टी आगे निकल ली है, वो पार्टी आगे निकल ली है। तो ये कैसे होता है? अभी तक तो रिजल्ट भी नहीं आया है, जब तो ऐसे प्रिडिक्शंस कैसे लगाए जा रहे हैं? तो ये जो प्रिडिक्शंस लगाए जाते हैं ना कि शायद ये पार्टी जीतेगी, शायद ये पार्टी जीतेगी, वो हो पाता है सोशल साइकोलॉजी की वजह से। लोगों का वोटिंग बिहेवियर जो है, ठीक है, पब्लिक बिहेवियर जो है, उनका पब्लिक ओपिनियन जो है, वो जज किया जाता है, वो साइकोलॉजी की मदद से एनालाइज किया जाता है, जिसकी वजह से हमें ऐसे प्रिडिक्शंस देखने को मिलते हैं। अनुमान जो लगाया जाता है, वो अनुमान लगाने के पीछे भी साइकोलॉजी ही रहती है। जो आपका एक तरीके से
हमें पता चलता है कि ये जो नया लॉ लेकर आ रही है गवर्नमेंट, इससे लोग बहुत नाखुश हैं, है ना, इससे लोग खुश नहीं हैं। तो अभी तो लॉ आया भी नहीं है, लेकिन हमें लोगों के रिएक्शन से आगे की चीजें दिखने लगती हैं। लोगों का रिएक्शन समझकर हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने लगते हैं, असेस करने लगते हैं। तो ये जो प्रायर असेसमेंट किया जाता है, जो रिजल्ट आने से पहले इलेक्शन के हमें बता दिया जाता है कि ये पार्टी काफी ज्यादा अच्छा कर रही है, ये यहाँ के लोग इतने वोट डालेंगे या यहाँ के लोग इतने वोट डालने वाले हैं, है ना। ये भी हमें बताया जाता है कि किस राज्य से कितने वोट पड़ने वाले हैं, ये भी हमें पता चल जाता है। तो उसके पहले ही आपने देखा होगा न्यूज चैनल वाले जा जाके पूछते हैं उस राज्य में कि आप लोग कितना वोट डालोगे, कौन कौन वोट डालने वाला है। तो लोगों की बातों से एक तरीके से एनालाइज किया जाता है कि क्या रिजल्ट होगा इलेक्शन का, राइट, और किसी लॉ को लेकर लोगों का रिएक्शन क्या है। तो यहां पर भी एक तरीके से साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस ही होती हैं। हम ऑब्जर्व करते हैं साइकोलॉजिकली लोगों को और एनालाइज करते हैं। ये बहुत जरूरी चीज मैं आपको बता रही हूँ, ये सब हकीकत में होता है हमारे साथ। साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है यार पॉलिटिक्स में, इसको बिल्कुल भी छोटा मत समझिए। अब देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का क्या इफेक्ट है साइकोलॉजी पर। किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है लोगों के मन पर, उनके आइडियाज पर, उनकी थिंकिंग पर और उनके बिहेवियरल सिस्टम पर। ऑल टुगेदर काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है लोगों को किसी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम या गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। अगर मोनार्की होगी, ठीक है, यानी कोई एक ही इंसान के पास ताकत होगी और वो सब पर राज कर रहा होगा, तो लोगों का बिहेवियर कुछ और होगा यार, ठीक है। वो लोग डरा डरा महसूस करेंगे, ठीक है, वो लोग अपनी बात सामने रखने से डरेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि उन्हें पनिश कर दिया जाएगा। वहीं पर अगर आप देख लो डेमोक्रेसी में, ठीक है, जैसे कि इंडिया है, तो यहाँ लोग डरते नहीं है, अपनी बात खुल के रखते हैं, है ना, सामने, क्योंकि रूल ऑफ द पीपल है यार। डेमोक्रेसी का मतलब ये कि लोगों के पास ताकत रहती है ना, जब चाहे वो गवर्नमेंट बदल सकते हैं। तो इसी तरीके से ये डिफरेंस आ जाता है। अब देखो मोनार्की एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है तो लोगों का बिहेवियर बदल गया। वही डेमोक्रेसी में आप देखो तो वो भी एक गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर ही है और लोगों का बिहेवियर बदल गया। इसी तरीके से लोगों का बिहेवियर चेंज होता रहता है और डिपेंड करता है पॉलिटिकल सिस्टम पर और गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर पर। तो यहीं से हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा असर रहता है साइकोलॉजी पर, राइट। पॉलिटिकल सिस्टम्स एक तरीके से अफेक्ट करते हैं साइकोलॉजिकल सिस्टम्स को। साइकोलॉजी की जो स्टडी है यार वो इनकम्प्लीट रह जाएगी जब तक उसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की नॉलेज ना हो। अब कंक्लूड करते हैं इस रिलेशनशिप को साइकोलॉजी और पॉलिटिक्स के। सो ये जो इंटरफेस है साइकोलॉजी और पॉलिटिक्स के बीच का, इसने राइज दिया है, इसने एक तरीके से जन्म दिया है पॉलिटिकल साइकोलॉजी को, ठीक है, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है सोशल साइकोलॉजी की। अब हम पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी के बीच के इंटरफेस को पढ़ेंगे। जो ट्रेडिशनल स्टडी थी पॉलिटिक्स की वो बेस्ड थी फिलॉसफी पर। फिलॉसफी का काम क्या है यार, वो बेसिकली इंक्वायर करती है रियलिटी में, ठीक है, इजेंस ऑफ रियलिटी क्या है, ठीक है, किस वजह से रियलिटी को हम रियलिटी कह पाते हैं, लिमिट्स ऑफ नॉलेज क्या है, नेचर ऑफ ट्रूथ क्या है, रिलेशन बिटवीन मैन एंड यूनिवर्स क्या है, ठीक है, पर्पस ऑफ द यूनिवर्स क्या है, मतलब सारी फिलोसॉफिकल बातें, है ना, द फाउंडेशंस ऑफ मोरल वैल्यूज एंड ब्यूटी एंड सो ऑन, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करती है फिलॉसफी। जब फिलॉसफी पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम के बारे में बात करने लगती है तो उसे हम पॉलिटिकल फिलॉसफी का नाम देते हैं। अब ये कौन सी प्रॉब्लम्स को स्टडी करेगी? अब ये स्टडी करेगी नॉर्म्स एंड वैल्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, गुड एंड इविल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, एंड विजन्स ऑफ एन आइडियल स्टेट एंड सोसाइटी, एक राम राज्य का विजन को स्टडी करेगी और सोसाइटी को, एक अच्छी सोसाइटी के विजन को स्टडी करेगी। आप अभी तक वीडियो देख रहे हो या तो यार प्लीज लाइक करना, बेल आइकन नहीं प्रेस किया है प्लीज प्रेस कर देना, लॉबिट फैमिली का पार्ट बन जाओ, एंड शेयर जरूर करना वीडियो को, बहुत ज्यादा जरूरी है, हम एक बेंचमार्क हिट कर सकते हैं जल्दी ही। सो प्लीज कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू।
सो पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी के बारे में इतना ही कंटेंट था, इसीलिए मैंने उसे छोटा ही रखा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिनका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उनका रिलेशनशिप और पॉलिटिकल साइंस का रिलेशनशिप, उसको मैंने काफी लेंदी वे में आपको पढ़ा दिया है। अब है हमारे सामने पॉलिटिकल साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी के बीच का रिलेशनशिप। एंथ्रोपोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। इंसानों को स्टडी करना इज बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी। उनके कल्चर को स्टडी करना, उनके डेवलपमेंट को स्टडी करना, इसको हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है यार, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, ठीक है। एक तरीके से कंपैरेटिव स्टडी करता है, ठीक है। किस चीज की कंपैरेटिव स्टडी करता है? ह्यूमंस की, ठीक है। कैसे ह्यूमंस का ओरिजिन हुआ और आज वो किस स्टेज पर खड़े हुए हैं, राइट। उनके डेवलपमेंट कैसे हुआ ह्यूमन रेस का, उसको स्टडी करती है। ये बताती है हमें फिजिकल फीचर्स के बारे में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, कल्चर के बारे में, एटसेट्रा, ह्यूमन बींग्स के बारे में, राइट। ऑल टुगेदर जो भी चीजें ह्यूमंस के बारे में वो हमें बताती है, लेकिन साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से बताती है, राइट। इसका जो देखने का नजरिया है चीजों को, वो साइंटिफिक है, समझ रहे हो। अब हमारे सामने जो चीज आती है वो है पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी निकल कर आई है सोशल एंथ्रोपोलॉजी से, ठीक है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांच है पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या थी? सोशल एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली हमें बताती थी प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी के बारे में, यानी बहुत पहले किस तरीके की अथॉरिटी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। किस तरीके की गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी, किस तरीके का लॉ एग्जिस्ट करता था। और अब ये हमें बताती है, ठीक है, अब क्या ये हमें बताती है, अब मॉडर्न टाइम में ये इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट और लॉ कैसे फंक्शन कर रहे हैं मॉडर्न सोसाइटी में, अब ये हमें इसके बारे में बताती है। पहले ये प्रिमिटिव इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताती थी जो पहले एग्जिस्ट करते थे, और अब ये मॉडर्न सोसाइटी में किस तरीके के इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में हमें समझाती है। ज्योग्राफी हेल्प करती है पॉलिटिकल साइंस की, ताकि वो समझ पाए, ताकि पॉलिटिकल साइंस को ये चीज समझ आए कि एनवायरमेंट का, नेचर का क्या इन्फ्लुएंस होता है गवर्नमेंट पर, लोगों के नेचर पर, उनके कैरेक्टर पर, नेशनल ट्रेट्स पर और बाकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पर। ट्रस्ट मी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी बहुत डीपली रिलेटेड है एक दूसरे से। ये चीज आपको करंट पॉलिटिक्स में तो पता चलेगी ही चलेगी, पहले की भी जो पॉलिटिक्स होती थी उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। आपने गोरिल्ला वॉर्स के बारे में सुना है? गोरिल्ला वॉर्स में क्या होता था, जो हमारा एनिमी होता था वो छुप कर वार करता था, पहाड़ियों में छुप जाते थे और तब वार करते थे हमारे ऊपर, उसको कहते थे गोरिल्ला वॉर्स, ठीक है। तो ये गोरिल्ला वॉर्स कैसे पॉसिबल हो पाया? अगर पहाड़ होते ही नहीं, हमारे नेचुरल जो फीचर्स हैं वो अच्छे होते ही नहीं, तो हम कैसे गोरिल्ला वॉर कर पाते, है ना। तो नेचर का हमारे साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्योग्राफी का हमारे साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से समझ पाएंगे, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली भी यार हो रही हैं, जो मैं आपको भी पढ़ा रही हूं, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली भी हो रही हैं। आपके पास एक नजर होनी चाहिए उन चीजों को देखने की। अभी आगे भी मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगी। गुएरिल्ला वॉरफेयर की जो मैं बात कर रही हूं, तो गुएरिल्ला की स्पेलिंग है GUERRILLA, ठीक है। फिर भी आप एक बार नेट से चेक कर लीजिएगा। आज पॉलिटिकल ज्योग्राफी को यार और ह्यूमन ज्योग्राफी को बहुत ही क्लोजली स्टडी किया जा रहा है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से स्टडी किया जा रहा है। इसी वजह से पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी काफी ज्यादा क्लोज आ रहा है एक दूसरे के। एरिस्टोटल का मानना था यार कि बिना ज्योग्राफी के ना तो पॉलिटिकल साइंस ज्यादा आगे जा सकती है, और ना तो जो हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, जो इंसान अपनी स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करता है, वो भी आगे नहीं जा सकती हैं, ठीक है। एरिस्टोटल वाज ऑफ द फर्म बिलीव दैट विदाउट ज्योग्राफी नीदर पॉलिटिकल नॉर स्ट्रैटेजिकल विजडम। स्ट्रैटेजिकल विजडम क्या है? जो हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि हमें ये वाला राज्य चाहिए, हमें वो वाली कंट्री चाहिए, हमें इस कंट्री से इतने रिसोर्सेस चाहिए, जो हम स्ट्रैटेजीज नहीं बनाते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज, वो भी हम नहीं बना पाएंगे अगर हमारे पास ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं होगी तो। सो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स ने एक नई ब्रांच ढूंढी है ज्योग्राफी की, जिसे वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी बेसिकली हमें वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स, आइलैंड्स, फॉरेस्ट्स,
कंट्रीज के बारे में बताती है इन टर्म्स ऑफ नेशंस ऑक्यूपाइंग दोज रीजन्स। ठीक है, इन रीजन्स को किस किस नेशन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, उन नेशंस के बारे में पॉलिटिकल ज्योग्राफी हमें बताती है। सॉरी गाइस अगर बैकग्राउंड में थोड़ा भी आपको डिस्टर्बेंस महसूस हो रहा है तो। पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स ने कौन सी ब्रांच ढूंढी है एक नई, जिसे वो कहते हैं जियो पॉलिटिक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जियो पॉलिटिक्स, मैं आपको बता दूं। जियो पॉलिटिक्स बेसिकली हमें बताती है कि ज्योग्राफी का क्या इम्पैक्ट है पॉलिटिक्स के ऊपर। ये हमें बताती है किसी कंट्री की एडिशनल नीड क्या है नेचुरल रिसोर्सेस को लेके, यानी किसी कंट्री को नेचुरल रिसोर्सेस की जरूरत क्यों होती है, उसे अपना जो एडिशनल स्पेस की जरूरत क्यों होती है, समझ रहे हो, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, राइट। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसे नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत ज्यादा होगी, उसे स्पेस ज्यादा चाहिए होगा। जो उसके बॉर्डर्स हैं, ठीक है, जो हमारे नेचुरल बॉर्डर्स रहते हैं, नेचुरल बॉर्डर्स क्या क्या होते हैं, माउंटेन्स, सी है ना, फॉरेस्ट्स, तो वो अपने नेचुरल बॉर्डर्स को भी एक्सटेंड करेगा, उन्हें बढ़ाएगा। तो ये हमें यही चीज बताती है कि हमें ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज की कब जरूरत पड़ती है, ज्यादा स्पेस की जरूरत कब पड़ती है, जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है। हम अपने जो नेचुरल बॉर्डर्स हैं उनको एक्सटेंड क्यों करते हैं, और ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं किसी कंट्री की हिस्ट्री समझने में, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन समझने में, और उसका जो फ्यूचर होने वाला है पॉलिटिक्स का वो समझने में। देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है गाइज, ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। जो नेचुरल फीचर्स है किसी कंट्री के, ठीक है, जो उसके फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है, जो उसके नेचुरल बॉर्डर्स हैं, जो उस कंट्री की ज्योग्राफी है, वो हमें मदद करती है उस कंट्री का पास्ट समझने में, प्रेजेंट समझने में, और फ्यूचर पॉलिटिकल ट्रेंड्स समझने में। ठीक है, यानी हम पास्ट की हिस्ट्री भी, उसकी पास्ट की जो पॉलिटिक्स है वो समझ सकते हैं, प्रेजेंट पॉलिटिक्स समझ सकते हैं, और जो फ्यूचर पॉलिटिक्स होने वाली है उस कंट्री की, हम वो भी समझ सकते हैं। और कुछ थिंकर्स, कुछ क्या सभी थिंकर्स ये मांगते हैं, जो अच्छे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं यार, ठीक है, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं, उनका यही मानना है कि जो एक कंट्री की ज्योग्राफी रहती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, उसको सुप्रीम इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि उस ज्योग्राफी की वजह से ही हमें उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी के बारे में पता चलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आजकल आप न्यूज में सुन रहे हो ना कि इस बॉर्डर पर 2 कंट्रीज के सैनिक भिड़ गए, और इतनी सारी न्यूज पास्ट में भी आई है कि चाइना और इंडिया के जो सैनिकों के बीच लड़ाई हुई, ठीक है, वो किस वजह से हुई, और अभी भी जो इतनी सारी फाइट्स चल रही हैं वो किस वजह से चल रही हैं। ऑब्वियसली ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से ही तो हो रही है ना, कि ये कंट्री का हिस्सा हमारा है, वो हिस्सा हमारा है, उस बॉर्डर पे वो हिस्सा हमारा है, इस वजह से ही तो फाइट्स चल रही है ना ऑल ओवर हमारे सराउंडिंग्स में, अगर आप देखो तो ज्योग्राफी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी की वजह से ही हमें किसी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी के बारे में पता चल पाता है। सो यहाँ पर थिंकर्स क्या कहते हैं कि जो डिफरेंट नेशंस हैं, ठीक है, जो डिफरेंट नेशंस हैं वो अपनी हिस्ट्री को लेके अलग अलग क्वेश्चंस उठा सकती हैं। ठीक है, जो नेशंस हैं वो अपनी हिस्ट्री को लेके अलग अलग क्वेश्चंस उठा सकती हैं, लेकिन वो अपनी ज्योग्राफी को लेके, ठीक है, अपनी ज्योग्राफी को लेके क्वेश्चंस नहीं उठा सकती हैं और ना ही उसे बदल सकती हैं। कितनी सही लाइन है गाइस, ये कितना कुछ बता रही है किसी कंट्री के बारे में, समझो ध्यान से। ये थिंकर्स कह रहे हैं कि कोई भी कंट्री अपनी हिस्ट्री को तो बदल सकती है। भाई हिस्ट्री को तो किसी ने नहीं देखी है ना, पास्ट तो किसी ने नहीं देखा है, राइट। पास्ट को लेकर आप क्वेश्चंस उठा सकते हो, पास्ट पर आप सवाल कर सकते हो, लेकिन जो आपकी ज्योग्राफी है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कंट्री एग्जिस्ट कर रही है, उस पर क्या सवाल उठाओगे? वो तो फैक्ट है ना। तुम्हारे नेचुरल बॉर्डर्स क्या हैं, उस कंट्री की टेरिटरी कौन सी है, ठीक है, उस कंट्री में कितने फॉरेस्ट्स हैं, तो उस कंट्री का क्या क्लाइमेट है, इस पर क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता, बिकॉज वो फैक्ट है। इसीलिए ज्योग्राफी पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता, राइट। प्लीज सारी चीजों को अपने रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके पढ़िए, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम, प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। लॉ पीप्स इज माय इंस्टा आईडी, वहां पर भी आके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। सो फाइनली अब फर्स्ट पार्ट के वीडियो को और सेकेंड पार्ट के वीडियो को हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं गाइस। सो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है सोशल साइंस की, वो काफी रीसेंट अप्रोच है, ठीक है। इसको जो स्पेशल इंपॉर्टेंस मिली वो मिली
20th सेंचुरी के लेटर पार्ट में, राइट। पॉलिटिकल साइंस और बाकी सोशल साइंसेस के बीच में इसेंशियली और काफी अच्छा और क्लोज रिलेशनशिप देखने को हमें मिला है। सो अब जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, वो अपनी रिसर्च के लिए डिपेंड करते हैं सोशल साइंस पर, ठीक है। जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं वो उनको भी स्टडी कर रहे हैं ताकि उन्हें प्रॉपरली समझ में आए जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए और उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं, जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स हैं, वो बाकी सोशल साइंसेस की भी हेल्प ले रहे हैं। So thank you for watching this video, friends, and we'll meet soon in the next video. Good luck.